हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 1 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद का दिन कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 30 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2005 के बाद से हर साल 30 नवंबर को डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वारफेयर यानी रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद के दिन के रूप में मनाया जाता है। यह दिन रासायनिक युद्ध के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ शांति, सुरक्षा और बहुपक्षवाद के लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ज़रूरी रासायनिक हथियारों के खतरे को खत्म करने के लिए रासायनिक हथियारों के निषेध के संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको नवंबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराता हूँ। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे और वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे, 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे, 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे, 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे, 13 नवंबर को नेशनल आयुर्वेदा डे और वर्ल्ड काइंडनेस डे, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, 16 नवंबर को इंटरनेशनल टॉलरेंस डे और नेशनल प्रेस डे, 17 नवंबर को राष्ट्रीय मृगी दिवस, 18 नवंबर को नेशनल नेचुरल मेडिसिन डे, 19 नवंबर वर्ल्ड टॉयलेट डे और वर्ल्ड दर्शन डे, 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे यानी विश्व मत्स्य दिवस, 16 से 22 नवंबर को नेशनल फार्मेसी वीक मनाया गया, 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। बात करें 30 नवंबर की तो रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद का दिन मनाया गया। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने भारतीय एक्सा और ICICI लोम्बार्ड के विलय को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी IRDAI। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI ने ICICI लोम्बार्ड के साथ भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के विलय को करने की अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह विलय होने के बाद संयुक्त इकाई की जनरल इंश्योरेंस कारोबार प्रोफार्मा आधार पर बाजार में हिस्सेदारी लगभग 8.7% हो जाएगी। बात करें IRDAI की स्थापना 1999 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद। अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खुंटिया जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। UBS ने वित्त वर्ष 21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी -10.5%। UBS ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक और मार्केट आउटलुक 2021-22 रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021 में भारत की वास्तविक GDP 10.5% नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। हालांकि USB को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2022 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़कर 10% की दर से ग्रोथ करेगी। इसके अलावा UBS ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP को 6.2% तक स्थिर रहने का अनुमान जताया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 नवंबर 2020 को कोविड-19 वैक्सीन के विकास और विनिर्माण प्रक्रिया की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने के लिए कितने शहरों का सुविधा केंद्रों का दौरा किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 शहरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 नवंबर 2020 को कोविड-19 वैक्सीन के विकास और विनिर्माण प्रक्रिया की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने के लिए 3 शहरों के सुविधा केंद्रों का दौरा किया। बात करें PM मोदी द्वारा यात्रा किए गए सुविधा केंद्र अहमदाबाद के जाइडस बायोटेक पार्क, जो कि भारत बायोटेक, हैदराबाद और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन सुविधाओं पर वैक्सीन विकसित करने में जुटे वैज्ञानिकों ने खुशी व्यक्त की कि उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और टीका विकास यात्रा में उनके प्रयासों को तेज करने में प्रधानमंत्री उनसे मिलने पहुंचे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत और किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड। भारत और फिनलैंड ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। MOU पर भारतीय ओर से
पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और फिनलैंड के पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री क्रिस्टा मिक्कोनेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अब आपको डिटेल्स में फिनलैंड के बारे में आते हैं। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, प्रेसिडेंट है साउली निनिस्टो, प्राइम मिनिस्टर है साना मरीन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। करेंसी यूरो, इंडिपेंडेंस डे 6 दिसंबर, हाइस्ट माउंटेन है हाल्टी। बात करें लार्जेस्ट लेक सुअर शाइमा, एनिमल है ब्राउन बियर, बर्ड है वूफर शॉन, फ्लावर है कॉर्नवालेरिया, पार्लियामेंट नेम है यूडो कुस्टा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अरब खाड़ी देश का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट किस देश में स्थापित किया जा रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यूएई। अरब खाड़ी देश का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट संयुक्त अरब अमीरात दुबई के शोएब में स्थापित किया जा रहा है। 2400 मेगावाट हसायन क्लीन कोयला पावर स्टेशन कुल 3.4 बिलियन डॉलर की अनुमानित लागत पर स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना में प्रत्येक 600 मेगावाट की 4 इकाइयाँ शामिल होंगी। इसमें क्रमशः 2020, 21, 22 और 23 में परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। पावर प्लांट से लगभग 2.5 लाख घरों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति करने की उम्मीद है। चलिए अब आपको यूएई के बारे में बात करें। यूएई की कैपिटल अबू धाबी, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी यूएई दिरहम, नेशनल है 2 दिसंबर, हाइस्ट माउंटेन जेबल लिविर, नेशनल गेम है कैमल रेसिंग, एनिमल है अरेबियन ओरिक्स, बर्ड है फैल्कॉन, फ्लावर है ट्रिपोलिस, पार्लियामेंट नेम है फेडरल नेशनल काउंसिल। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में यूएई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसने 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं, शिकायतों और कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति का पूरा नाम है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सक्रिय शासन, संचालन और समयबद्ध क्रियान्वयन है, जो आईसीटी आधारित बहुमॉडल प्लेटफॉर्म है। इस परियोजना के बारे में बात करें तो 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कुल 1.41 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दादरा और नगर हवेली शामिल थे। ये परियोजनाएं रेल मंत्रालय, मॉर्थ, डीपीआईआईटी और बिजली मंत्रालय से संबंधित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हर घर नल योजना किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लागू की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में हर घर नल योजना को लॉन्च किया। इस योजना का उद्देश्य सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में 4.1 मिलियन से अधिक लोगों को पाइप से जल आपूर्ति प्रदान करना है। इस परियोजना का परिव्यय 5,555 करोड़ रुपये है। इस योजना से 3,000 से अधिक गाँवों को लाभ मिलेगा और उन्हें पाइप से जलापूर्ति की सुविधा मिलेगी। चलिए आपको डिटेल्स में यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के बारे में बातें हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। कैपिटल लखनऊ। फर्स्ट सीएम गोविंद वल्लभ पंत जी। फर्स्ट गवर्नर सरोजनी नायडू जी। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में उत्तर प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस केंद्रीय मंत्रालय ने लिंग पहचान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। बात करें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनकी पहचान के प्रमाणन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम करेगा। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपनी लिंग पहचान की डिक्लेरेशन को अपलोड कर सकते हैं, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए जाने वाले उनके पहचान प्रमाण पत्रों का आधार होगी। इसके साथ ही गुजरात में गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स को भी खोला गया। मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों में ऐसे गृह खोले जाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दूरसंचार विभाग की हालिया अधिसूचना के अनुसार जनवरी 2021 से लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए कौन सा प्रीफिक्स नंबर डायल करना अनिवार्य होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 0। दूरसंचार विभाग ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल नंबर
डायल करने के लिए सभी उपभोक्ताओं को मोबाइल नंबर से पहले 0 को प्रीफिक्स के रूप में डायल करना अनिवार्य होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस ब्रिटिश अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेविड प्राउस। बात करें स्टार वार्स ट्रायलॉजी में डार्थ वेडर के लिए लोकप्रिय ब्रिटिश स्टार अभिनेता डेविड प्रॉप्स का निधन हो गया। वह वेट लिफ्टर से अभिनेता बने थे और उन्हें 6 फुट 7 इंच की अपनी लंबे कद के कारण डार्थ वेडर किरदार के लिए चुना गया था। हालांकि भूमिका की वजह जेम्स अर्ल जोन्स ने दी थी। प्रॉप्स ने डार्थ वेडर किरदार के लिए ब्लैक सूट और हेलमेट पहना था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे डेविड प्रॉप्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस बैंक ने POS टर्मिनलों के लिए SMS पे फीचर लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, येस बैंक। निजी क्षेत्र के येस बैंक ने POS टर्मिनलों के लिए एक नया SMS पे फीचर लॉन्च किया है जो कारोबारियों को ग्राहकों से संपर्क रहित और दूर से ही भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाएगा। येस बैंक ने इस नई सुविधा को शुरू करने के साथ फ्रेंच की भुगतान सेवा कंपनी वर्ल्डलाइन के साथ साझेदारी भी की है। SMS पे व्यापारियों को अपने POS मशीनों पर दूर से ही भुगतान स्वीकार करने और अपने ग्राहकों को सुरक्षित रूप से लेन देन करने में सक्षम बनाने की सुविधा प्रदान करेगा। SMS पे के जरिए स्थानीय व्यापारी और डिपार्टमेंट स्टोर POS टर्मिनल पर ग्राहक की जानकारी डालकर ग्राहकों से भुगतान का अनुरोध कर सकते हैं, जिसके बाद SMS ग्राहक के मोबाइल नंबर पर तुरंत भुगतान URL लिंक के साथ चला जाएगा। ग्राहक किसी भी डोमेस्टिक डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। बात करें येस बैंक के MD और CEO हैं प्रशांत कुमार जी। येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर जी हैं। येस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। बात करें नितिन गडकरी जी ने उत्तर प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रकाश जावड़ेकर जी ने क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया। फीफा की रैंकिंग में भारत 104वें स्थान पर पहुंच गया। रशिया देश ने आर्कटिक में अपनी सरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के 10वें संस्करण उद्घाटन त्रिपुरा राज्य में किया गया। अंडमान और निकोबार ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक संस्करण का परीक्षण किया गया। बात करें उत्तर प्रदेश राज्य ने विवाह के लिए गैर कानूनी धार्मिक रूपांतर पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश पारित कर दिया है। बात करें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए शुरू किया गया प्रशिक्षण मॉड्यूल का नाम सहकार प्रज्ञा है। बात करें सितंबर तिमाही में भारत की GDP में 7.5% की गिरावट आई है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1923। क्वेश्चन नंबर 2 है रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1917। चलते हैं पिछले दिन के क्वेश्चन की तरफ। किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा जाएगा? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थापित सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना पूरी हो गई है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय सेना ने किस राज्य में साइकिल अभियान शुरू किया है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।